नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कैंतुरा हिलवानी.com में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देहरादून में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अभी उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक सौरभ मैठाणी। खट्टी मीठी छुई का ये पहला एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ मैठाणी जी। और सौरभ मैठाणी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप हिलवानी.com से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैंतुरा जी। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत मेरे से हो रही है। पहला कलाकार मैं हूँ जो खट्टी मीठी छुई इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। और जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सौरभ जी, आपकी जो शुरुआती पढ़ाई जो बचपन गुजरा वो कहाँ से, तो किस तरह से, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कैसे? कैंतुरा जी, जो मेरा जन्म हुआ वो रुद्रप्रयाग जनपद के कुइलाखाल ग्राम सभा हमारी पड़ती है। अब ऐसे हमारे दो गांव हैं, एक कुइलाखाल और सेम भरदार, जो कि दोनों भरदार पट्टी के उस अधीन आते हैं। तो बचपन की शिक्षा दीक्षा जो 5वीं क्लास तक के थी वो गांव में ही हुई, शिशु मंदिर में। और जो प्राथमिक विद्यालय था कुइलाखाल का, वहाँ 5वीं तक के पढ़ाई हुई। उसके बाद हम वहाँ से देहरादून शिफ्ट हुए। तो सौरभ मैठाणी, जो गायक सौरभ मैठाणी है, उसके पीछे बनने की कहानी क्या है कि आपने बचपन में, हर कोई सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अभिनेता बनना है, तो सौरभ मैठाणी ने क्या सोचता कि मुझे गायक बनना है? किस तरह से कब आपके जहन में आया कि मुझे गायक बनना है? अगर सच बताऊं कैंतुरा जी, तो ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं था या कोई ऐसा लक्ष्य गायक बनने का नहीं था। वो क्या हुआ कि जब गांव में थे तो कभी भी जब स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो मैं परफॉर्म करता था। अब परफॉर्म क्या, बच्चे जैसे कभी किसी ने पोएम सुना दी, किसी ने गीत सुना दिया, तो उस टाइम गाँव में भी मतलब काफ़ी लोग प्रोत्साहित करते थे। और जो भी उस टाइम के छोटे से इनाम होते थे, कोई 1 रुपये देकर, कोई 50 पैसे देकर उस टाइम प्रोत्साहन मिलता था। और फिर मैं जब देहरादून आया तो स्कूल में SGRR में पढ़ी थी हमारी पढ़ाई हुई। उसके बाद जब एनुअल फंक्शन होता था तो मैं स्कूल में बहुत गाने गाता था। कभी नेगी जी के गाने गा दिए, कभी पुराने गीत गा गए, चंद्र सिंह राय जी के गीत गा दिए। तो मुझे बड़ी पॉपुलैरिटी मिलती थी स्कूल में। पर कोई ऐसा ध्येय नहीं था कि मुझे गायक बनना है या कलाकार बनना है, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी अच्छा था। मेरी 10th में भी और 12th में भी बड़ी अच्छी परसेंटेज है। धीरे धीरे मैं ऐसे स्कूल में जब सालाना जलसा, एनुअल फंक्शन होता था या कोई स्कूल के कंपटीशन हो गए, स्कूलों के कंपटीशन हो गए, तो उसमें परफॉर्म करता था। सबसे पहले मैंने 2013 में आकाशवाणी का फॉर्म भरा। हमारे एक गुरुजी थे, अभी भी हमारे साथ बहुत अच्छे कलाकार हैं, गिरीश सनवाल पहाड़ी जी। उन्होंने कहा, सौरभ तेरी आवाज़ अच्छी है और तू भी आकाशवाणी का फॉर्म भर। नजीबाबाद केंद्र हुआ करता था तब, आज तो देहरादून में भी है। तो मैंने 2013 में जब फॉर्म भरी तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और आकाशवाणी में बड़ा टफ वो होता है ऑडिशन, क्योंकि ना कोई जान पहचान चलती है, ना कोई सोर्स चलती है, ब्लाइंड ऑडिशन होता है और दिल्ली में उसके चयन होते हैं। तो भारत सरकार में 2013 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। उस टाइम हम 11वीं 12वीं में पढ़ता था। अब सबसे पहले मुझे रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र। तो मैं अभी यहाँ से देहरादून से गया और 15 से 20 मिनट की वहाँ एक एपिसोड रिकॉर्ड किया आकाशवाणी में। तो उस टाइम मुझे जो मानदेय मिला वहाँ से 2300 समथिंग कुछ ऐसे ही धनराशि का चेक मिला। तो मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छा काम है। इसे लालच कहें आप या लालसा कहें या उसके पीछे अट्रैक्शन कहें, मैंने कहा तो बहुत ही बढ़िया है कि खाली एक दिन जाना है और गीत गाना है और उसका इतना अच्छा मानने मिल रहा। क्योंकि जब हम स्कूल में थे तब तो हम 5-5 रुपये भी समोसे के लिए सप्ताह में एक बार मिलने वाले होते थे। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी
चीज़ है, खाली गाना ही तो है। और गा के अगर मैंने कहा इतना पैसा मिल रहा है और घूमने भी हो जाता था, तो उस टाइम इस लगाव से मैं जुड़ा था। मैं कोई झूठी बात नहीं कहूँगा कि हमने ये करा वो करा, पर धीरे धीरे जब उसके बाद मैं कार्यक्रम देने लगा और काफ़ी लोगों से जुड़ने लगा, लोक संस्कृति में जो कार्य कर, तब मुझे लोक संस्कृति के बारे में पता चलने लगा धीरे धीरे। सौरभ जी, तो ये फिर थोड़ा हम पीछे जाते हैं कि बचपन में जब बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसे सिंगर बनना है या क्रिकेटर बनना है, क्योंकि उस वक्त में घर वाले जैसे सिंगर बनना चाहते, बोलते थे नहीं डॉक्टर की पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो। तो इस तरह का माता पिताजी की तरफ से कुछ इस तरह का प्रेशर रहा कि पढ़ाई पे ध्यान दो, गायकी के चक्कर में कहाँ पड़े हो, इस तरह के? बिल्कुल 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 रहा। और पहले से ही मैं अब समझदार, क्या बोलूँ, समझदार ही कहेंगे उसे, मुझे पहले से पता था ये, क्योंकि मेरे 10th में आप देखोगे बहुत अच्छी परसेंटेज है, और 10th के बाद मैंने सीधे रैंक निकाल दी थी KL पॉलिटेक्निक की। मुझे कॉलेज मिल रहा था KL पॉलिटेक्निक, तो मेरा वहाँ चयन हो गया था। पर फिर बीच में कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आई, उदयनीय परिस्थितियाँ कहें उन्हें, या वो स्वास्थ्य की परिस्थितियाँ कहें, कि मुझे 6 महीने पढ़ाई गैप करनी पड़ी। और इस दौरान क्या हुआ कि मैं पॉलिटेक्निक भी ज्वाइन नहीं करा, और मात्र जब 6 महीने बच गए उसके बाद मैंने फिर से एडमिशन लिया कॉमर्स विथ मैथ में, साइंस ना लेकर कॉमर्स विथ मैथ में। फिर 11th 12th करी, उस टाइम पे कोई पढ़ाई, मैंने संगीत में बीच में ध्यान नहीं दिया। पर धीरे धीरे जब कहते हैं, मैं आज अपने जिन बच्चों को सिखाता हूँ उनको भी एक मैसेज देता हूँ और एक बात कहता हूँ कि जिस दिन आप वो कोई भी काम हो, क्योंकि मेरे पे जितने बच्चे सीखने आते हैं उनके पर्सन एक होता है, उनके घर वालों का पर्सन एक होता है। सब कहते हैं कि सर घर वाले सपोर्ट नहीं करते। मैंने कहा वो करें भी कैसे सपोर्ट, क्योंकि गीत गाना बजाना जो देखा गया है पहले से और आज भी, ये मनोरंजन का केंद्र है ना, कोई मतलब केंद्र नहीं है। चाहे जैसे डॉक्टर प्रोफेशन है या कोई भी अन्य प्रोफेशन है, ये मनोरंजन का एक वो है। और जब तक के कोई भी कलाकार गायकी में या एक्टर में, जब तक कि वो अच्छा दिख रहा है, जब तक कि आकर्षक है लोगों का, तब तक कि उसे अच्छी प्रतिष्ठित छवि मिलती है। उसके बाद मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कलाकारी पे, उसके बाद थोड़ा स्थिति बदल जाती है। कोई एक ऐसा नहीं है कि परमानेंट आय का साधन है कलाकारी में। भले मैं तो कलाकारी से ही मेरा परिवार चल रहा है और मैं आजीविका मेरी वही है, पर वो कोई एक परफेक्ट आप उसे व्यवसाय या कोई नौकरी नहीं कह सकते। पर मैं उन्हें, सभी बच्चों को भी ये कहता हूँ और ख़ुद भी मैंने ये जाना कि अगर आप उस काम से, संगीत से अगर आप पैसे को कमा रहे हो और आप रोज़ अपने पे वर्क कर रहे हो, अपनी, आपको जिसका गायने का काम है या डांस का काम है या म्यूजिशियन का काम है, अगर वो अपनी उस कला पे रोज़ निखार करे, उसे अपना रियाज करे, अपना परफेक्शन उस चीज़ में लाए, तो इससे अच्छी नौकरी भी कोई नहीं और इससे अच्छा व्यवसाय भी कोई नहीं। जी सौरभ जी, जैसे माता पिताजी की एक भूमिका होती है अपने बालक पे, उसी तरह से एक दोस्त की भूमिका भी होती है। तो आपको दोस्त किस तरह से मिले? क्या आपको मोटिवेट करने वाले मिले कि आप गायकी करिए? बिल्कुल बिल्कुल या कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा टांग भी खींचते हैं? किस तरह के दोस्त मिले हैं? कैंतुरा जी, आपने इतना अच्छा प्रश्न किया है, आज तक के किसी ने नहीं किया। रोल जैसे माता पिता का, गुरु का होता है, सेम उससे बड़ा, मैं कहूँगा बड़ा कहूँगा, मित्रता का भी होता है। और मुझे जो मित्र मिले शुरू से आज तक, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत ही अच्छे दोस्त। इसलिए कहूँगा कि चाहे कला लाइन में कहूँ, चाहे स्कूल के उसमें कहूँ। जब स्कूल में था मैं, तो मेरे काफ़ी दोस्त थे। प्रकाश रावत, आज वो डॉक्टरेट कर रहा है, MBBS उसने कर लिया और MD कर रहा है जॉर्जिया से। एक विवेक भिंजोला है, आशीष रावत है, ये काफ़ी दोस्त मेरे स्कूल में थे जिन्होंने मुझको बहुत प्रेरित क्या करा कि कई बार हमने मार भी खाई। स्कूल के पीछे के डेस्क में बैठ जाना, और उस टाइम गीत चलते थे गजेंद्र राणा जी के, खूब होली भानुमती वाला और लबरा छोरी छौंदाड़ी, तो मैंने गीत गाना और उन्होंने डेस्क बजाने मेरे साथ, तो बहुत प्रेरित करा था। और जब
सालाना वो भी होता था, एनुअल फंक्शन भी। तो मैं यहाँ तक के भी कह रहा हूँ कि वो मेरे सारे नोट शीट बना देते थे कि सौरभ भाई तू ऐसे करना कि 2 पीरियड तू गायब रहता है तो हम तेरा काम कर देंगे। नहीं, अब जब पढ़ाई की बात हुई है तो सौरभ मैठाणी पढ़ाई में उन्होंने कहा है कि अच्छे थे। कभी ऐसा हुआ है कि किसी एग्जाम में नंबर कम आए हो, माता पिताजी से डांट पड़ी हो, इस तरह की कोई सिचुएशन रही है? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो सच बताऊं आपको कि जब 10वीं के बाद ऐसी परिस्थितियां हुई परिवार में कि मुझे 6 महीने गैप करना पड़ा मेरे, तब भी जब मैंने उसके बाद 11th का एग्ज़ाम दिया तो मेरी 82% थी। तो ऐसा कभी रहा नहीं घर में, मतलब पढ़ाई के उस पर पहले से ही माताजी पिताजी दोनों कहते थे कि पढ़ाई में अधिक जोर रखना है, क्योंकि बीच में जब काफ़ी संस्थाओं से जुड़ गया था, खुकसाल जी एक थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है, बहुत पुराने कलाकार थे, तो मैं उनके साथ बीच में जुड़ गया था। तो कई दिन मैं स्कूल जैसे गैप करता था तो फिर घर वालों ने रोक टोक करी और 2 साल फिर मैंने वो भी कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया था। कार्यक्रम में तो उस टाइम हम नाटक करते थे, नुक्कड़ नाटक, तो इसीलिए मैंने कहा 12th पहले अच्छे से क्लियर कर लूँ। तो ऐसे घर वालों को पढ़ाई पे कोई जोर नहीं रहा। फिर जब मैं कला लाइन में आया आकाशवाणी से और धीरे धीरे मैं इधर उधर जुड़ा, तो फिर मैं समझने लगा संस्कृति को, क्योंकि मैंने संगीत की पढ़ाई भी करने लग गया साथ साथ। तो तब मुझे जो इस लाइन में भी, कलाकार लाइन में भी जो दोस्त मिले वो बहुत अच्छे मिले, क्योंकि कला लाइन में भी मैं काफ़ी आपको ऐसे कलाकार बताऊंगा, बहुत सारे कलाकार मेरी दृष्टि में आज भी हैं और बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं जो केवल मित्रता की वजह से थोड़ा सा डगमगा गए। मित्रता जो होती है इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है जी। तो सौरभ जी आगे बढ़ते हैं। आप जब सिंगिंग में आए तो उस समय आपके फेवरेट जो एक दिल को कि मुझे उनकी तरह बनना है जी। तो आपकी लाइफ में कौन ऐसा सिंगर है जिनसे आपने सबसे ज़्यादा प्रेरणा ली है? अच्छा, कैंतुरा जी ऐसा है कि पहले तो मैं हिंदी भी सुन दो और गढ़वाली भी सुना था, और अगर मैं गढ़वाल में कहूँ तो शुरू बटीन में और अभी तक हो जो मेरा फेवरेट रहे ना, उसमें आदरणीय स्वर्गीय चंद्र सिंह राही जी और हमारे गढ़ रत्न जो नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, क्योंकि मुझे इनकी जो कंपोजिशंस होती थी वो बड़ी अट्रैक्ट करती हैं अभी भी और पहले से भी। तो ऐसा तो मैं क्या बोलूँ कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो संघर्ष करेंगे या उन्होंने जिस प्रकार से मेहनत करी होगी वो हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, या उनकी जैसे अच्छा बनने की कोशिश भी करें, पर ये है कि वो दोनों मेरे आदर्श हैं और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। तो भगवान चाहे तो क्या पता थोड़ा बहुत उनको छू पाएंगे। हाँ सौरभ जी, एक बात तो और उठ के आती है, जो हमारे उत्तराखंडी कलाकार हैं, गायक हैं, कुछ पे एक टैग लग जाता है कि कुछ जो सिंगर हैं वो हमारे स्टेज परफॉर्मर हैं, कुछ हमारे गायक हैं वो सिर्फ स्टूडियो तक ही सीमित रह पाते हैं। तो सौरभ मैठाणी को उत्तराखंड में एक स्टेज परफॉर्मर के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे कुछ ही सिंगर हैं जो स्टेज परफॉर्म करते हैं, तो इस तरह का जो टैग किसी पे स्टूडियो का लगा है, किसी पे परफॉर्मर का लगा है, तो इसे किस तरह लेते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कैंतुरा जी ये भी, कि कई गायक ऐसे भी होते हैं कि गीत बड़े हिट हो जाते हैं और जो आय का असली साधन है स्टेज, और जहाँ से लोग जानते तो हैं कि ये गाना उनका है पर उनको स्टेज नहीं मिल पाता है। अब उसमें कारण ये है, एक स्टेज मिलना आप संबंध, व्यवहार और उसकी परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करता है कि अगर आप किसी ने स्टेज परफॉर्मर आपको बुलाया है, स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया है, तो आपको 3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। 3 चीज़ों का मतलब, एक तो आप जैसे आपने गीत रिकॉर्डिंग में गाया है वैसा ही आप पब्लिक तक पहुंचाओ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ और उसी मुस्कान के साथ और उसी एनर्जी के साथ। दूसरा, जिस आयोजक ने हमें बुलाया है वो भी बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न कैसे होगा? जब पब्लिक खुश होगी, जब जनता नाचेगी, जब इंस्ट्रूमेंट वाले सारे एक टिप्पणी नहीं करेंगे कि
जब इंस्ट्रूमेंट वाले भी कहें कि मज़ा आ गया और आयोजक भी कहे मज़ा आ गया और पब्लिक भी कहे, क्योंकि मेन पब्लिक का रोल होता है, वो कहे कि मज़ा आ गया। और आप देखो गाँव में आप कार्यक्रम होते शूट कर देना, जब भी हम प्रचार कहाँ से होता है गायक का या परफॉर्मर का, जब कोई भी कार्यक्रम से घर जाता है तो जब वो जैन 30 किलोमीटर जाना दूर कार्यक्रम देखना है, मुझे 5 किलोमीटर जाना है, आयोजक ने 10 किलोमीटर अपने निवास पे जाना है, तो उस दौरान जो वो दायरा है वहाँ उसी की चर्चा होगी जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, टिप्पणियाँ उसी में होंगी। सामने तो सब कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सब भी यही कहते हैं, क्योंकि कलाकार उस दिन का वो मुख्य आकर्षक बिंदु है, तो उसे कोई नाराज नहीं करना चाहता। पर उसके बाद जो उसके 5 घंटे और उसके 10 घंटे और 1 सप्ताह रहता है, उसमें टिप्पणियाँ होती हैं, वो आया था, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और फिर कलाकारों में भी तुलना होती है, उसने ऐसा किया। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि ऐसे ही प्रचार प्रसार होता है। और दूसरा, हाँ, स्टेज में बड़ा खेल संगीत सीखने का भी, संगीत चाहे इंस्ट्रूमेंट हो चाहे डांस हो, जो सीखा हुआ व्यक्ति होगा उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। अलग कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि उसे पता होगा कि मुझसे पब्लिक क्या चाह रही है, किस मंच में, किस जनपद में, किस क्षेत्र में, कैसी साउंड, कैसे इंस्ट्रूमेंट, कैसा आयोजक मुझसे क्या चाह रहा है, वो वही चीज़ पेश करेगा। चाहे किसी सामान्य होटल में भी मिल रही है, ताज में भी मिल रही है, और अन्य होटल में भी मिल रही है। सौरभ भाई, अगर अपने गायकों पे बात करी है तो म्यूजिक पे भी बात करते हैं। आज का दौर में आप देखते हैं कि वही म्यूजिक कंपोजर हैं, वही लिरिक्स लिख रहे हैं, गीतकार भी वही है, सभी एक मिक्स होता जा रहा है। इससे ये नहीं लगता कि पहले हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले अलग होते थे, गीतकार अलग होते थे, लेकिन आज सभी कर रहे हैं। इससे कुछ जो गायकी है, जो गाने हैं, जो गानों के शब्द हैं, उनमें काफ़ी बदलाव आ चुका है पहले से। सही कह रहे हैं। उसका कारण ये है कंतुरा जी, हर इंसान लोकप्रियता के पीछे भागना चाह रहा है, और माध्यम सरल हो गया। माध्यम सरल ये हो गया कि यूट्यूब का ज़माना है, सब स्वतंत्र हैं, कोई भी कुछ भी गाए, कोई कैसा भी करे, जिसको यूट्यूब पे पसंद किया जा रहा है वो चाहे अच्छा है चाहे गलत है, पर इनकम हो रही है ट्रैफिक से है, और जिसके जितने व्यूज़ होंगे तो इंसान कंटेंट के पीछे कम और व्यूज़ के पीछे भाग रहा है अधिक। हमारे साथ के कई हैं या कई लोग भी हैं, सबको चाहिए कि कितनी जल्दी हिट होया जाए। उससे क्या है कि गीतों के शब्द भी बहुत अच्छे नहीं बन रहे हैं, कंपोजिशन भी बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, जिसमें हमारा पहाड़ के युवा डांस कर गए वो उसको हिट मान रहे हैं और सेम वैसे ही गीत आ रहा है। हाँ, एक चीज़ इस पे मुझे एक चीज़ और बात करना चाहूँगा कि आज का कोई भी जो नए सिंगर हैं तो उसमें एक टैगलाइन मुझे मोस्टली कंपलसरी सिमिलर ही मिलती है कि ये गाना है डीजे सॉन्ग। ये मैं यूट्यूब जब मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे सभी चेक करता हूँ। तो मोस्टली जो नए गाने, नए यूथ हैं, अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक टैगलाइन होती है कि डीजे सॉन्ग, हर किसी का। ये इसका मैं अभी तक मतलब नहीं समझ पाया। उसका कंतुरा जी ये मतलब है कि हिट वही सिंगर माना गया है आजकल के अगर मैं बात करूँ इस 5 या 10 साल में, जिसका गीत डीजे पे हिट हो, और हर कोई सर्च करना चाहता है, या अधिकतर हमारे भी मित्र हैं, मुझे भी कई लोग कहते हैं, गाना अधिकतर लोग इस पर्पज से सर्च करते हैं कि किसी के जीवन में इतना टाइम रहा नहीं, मुझे अभी लगा कि कोई अच्छे से किसी कंपोजिशन को सुने। पहाड़ी मस्त रहते हैं तो अधिकतर लोग नाचने वाले गीत ढूंढते हैं, न्यू डीजे सॉन्ग या गढ़वाली पहाड़ी डीजे सॉन्ग, ऐसे करके सर्चिंग करते हैं। तो हर गीत को, और अधिकतर गीत भी डीजे सॉन्ग बन रहे हैं। मैं भी खुद, मुझे जो स्टेज पे बुलाया जाता है तो 2 साल या 1 साल एक गीत चलने पे बुलाया जाता है, और वो गीत होता ही डीजे सॉन्ग।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि सभी मेरे जैसे और डीजे के पीछे भाग रहे हैं। वो पहाड़ की बात होगी या डीजे की बात होगी, तो डीजे का जो मुझे लगता है श्रेय सबसे पहले डीजे का जाता है मंगलेश डंगवाल जी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले उनके गाने उस समय जो हमारे पहाड़ी कोई समारोह, शादी समारोह जो भी होता तो मंगलेश डंगवाल जी, उसके बाद काफ़ी सिंगर हमारे बड़े बड़े रहे, उनके जन्म, तो डीजे में उनके सबसे ज़्यादा सॉन्ग बजते थे। और ये बात सही है कि आज के दौर में जो डीजे पे बज गया, जो शादी में बज गया वो गाना फेमस हो जाता है। तो सौरभ मैठानी भी डीजे सॉन्ग अभी तक आप कुछ निकाले हैं, कुछ आपने भी? कैंथुरा जी, मैंने डीजे सॉन्ग जो मुझे पहला मुझे पहचान जो मिली थी, एक तरफ मुझे थोड़ा भजन की तरफों से भी अधिक लोग जानते हैं, और डीजे सॉन्ग मैंने एक गाया था, बहुत पुराना लोकगीत था, मेरी बौ सुरेला, बौहे सतपुरी का सैना, बौहे नी जाणू मेरी बौ सुरेला। तो वो उस गीत को बहुत लोकप्रियता मिली थी। मुझे जब स्टेज के लिए बुलाने लगे लोग, उसी गीत के बाद बुलाने लगे मेरी बौ सुरेला करके, तो उसको बड़ा लोकप्रियता मिली थी। तभी मैं भी उसके बाद डीजे गीतों के पीछे अधिक आने लगा। नीलिमा मैंने उसके बाद गाया, ढोल दमों की थाप गाया। आजकल मेरा और हमारे मित्र संजय भंडारी जी का चल रहा है मेरी सपना चाली, न मैं पेंदू भांगलो बीड़ी, तो ये भी काफ़ी हिट हो रहा है। मतलब बहुत कम समय में उसने 2 करोड़ व्यूज़ पा लिए हैं। तो इसीलिए हम भी अधिकतर डीजे के गीतों को पीछे रहते हैं। बात के बीच में एक गाना हम जरूर पहले सुनना चाहेंगे, जो भी आपका सबसे फेवरेट गाना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसे हारमोनी के साथ जरूर सुनना चाहेंगे। कैंथुरा जी, डीजे पे जब बात चल रही है तो मैं वही गीत सुनाता हूँ जो आजकल चल भी रहा है और अधिक लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। मैं अधिकतर जब मंचों पे जाता हूँ आजकल तो वही गीत करता हूँ। एक बड़ी अच्छी तुकबंदी है श्याली और भिना की इस गीत में। हम 2-3 गायकों ने इसको गाया है। शावरी मुछालू जगीरा को, शावरी मुछालू जगीरा, अरे दिल चिटूट्यूं लगे दी जरटा को, दिल चिटूट्यूं लगे दी जरटा को, न मैं पिंद भंगलू बीड़ी किले होनी छे चिड़ी चिड़ी, न मैं पिंद भंगलू बीड़ी किले होनी छे चिड़ी चिड़ी, पेते अलमोड़ा घूमल चल लाल मटकी सीढ़ी, दबे मेरी सपना शाड़ी, दबे मेरी सपना शाड़ी, दबे मेरी सपना शाड़ी, दबे मेरी सपना शाड़ी। शाड़ी जुआ खेली सटा, शाड़ी जुआ खेली सटा, अरे तू मेरी नी होली मरी जौल पटा, तू मेरी नी होली मरी जौल पटा, न मैं पिंड भंगलू भी किले हुई छे चिड़ी चिड़ी, तेल मोड़ा घूमल चले लाल मटकी सीढ़ी, दबे मेरी सपना शाड़ी, दबे मेरी सपना शाड़ी। बहुत सुंदर। सौरभ जी, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ, और ये हमारे जो भी दर्शक हैं उत्तराखंड के, जो आपको चाहते हैं, आपको स्टेज पे उन्हें नचाते हुए देखते हैं, आपके गानों से उनके शादी में डीजे बजता है, तो सौरभ जी कब डीजे बजा रहे हैं, कब शादी कर रहे हैं? कैंथुरा जी, ऐसा तो मैंने अभी कोई तिथि निकाली नहीं है और अभी भी जन्म पत्र भी हम तो पता नहीं कि क्या वाला डब्बा मारे, क्या वाला बक्स समझदारी माता जी पीछे नहीं पड़ी रहने। तो अभी इन कोई प्लान नहीं, देखना 2-4 साल बाद देख ला। अभी थोड़ा ऐसा होता है कि जिसका जो प्रोफेशन होता है कि मैं जर्नलिज्म से हूँ, तो कुछ लोग मुझे पूछते थे यार जर्नलिज्म में कोई लड़की होगी उससे ही देख लो। आपके भी प्रोफेशन है, गायकी है, सिंगिंग का, तो कोई पूछते होंगे घर वाले या रिश्ते? सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन रिश्तेदार पूछते कि शादी कब कर रहे हो? कैंथुरा जी, अभी तो कोई पूछने नहीं लगा ऐसा, अभी तो अन्य जिम्मेदारियां भी थी, पर देखते हैं जल्दी 2-4 साल में करेंगे। पता कि अपने फैन जो आपके हैं उन्हें जल्दी सौरभ मैठानी की तरफ से मिलेगी। जी, जल्दी डीजे बजेगा। और कैंथुरा जी, आपने ही सारा कार्यक्रम देखना है वो डीजे का भी, तो जब भी होगा मैं सबसे पहले आपको ये अवगत करूंगा। तो सौरभ जी, आगे का जो अभी तक के जो भी आपके गाने हैं सभी हैं, एक आपका माता जी का, देवी माता का गाना था, वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा था।
और जो लगातार उसे लोग सुनना भी पसंद करते हैं। आप कहीं जाते हैं तो डिमांड में रहता है। तो आगे आपका क्या है, आगे कोई पाइपलाइन में कोई बिल्कुल गीत मतलब कि जी है? कैंथुरा जी मैंने 2-3 गीत बनाए हैं। एक अभी आने वाला है निर्मला करके, तो मेरी प्यारी निर्मला, उसमें संदेश भी है उस गीत में और डीजे में भी चलने वाला गीत है। वो ओपी भारद्वाज जी ने लिखा है और बहुत खूबसूरत उस गीत को लिखा है उन्होंने, बहुत पुराने समय से लिखा था। तो मैंने अभी उस गीत को करा है और आज हमारे बीच में गुंजन डंगवाल जी नहीं है, उन्हीं के माध्यम से उन्हीं ने उसका संगीत किया था और उसके बाद कुछ उन्होंने संगीत उसमें किया था और कुछ अभी अजीत भाई हैं हमारे, उन्होंने उसमें संगीत दिया। तो जल्दी वो गीत आपके बीच में आने वाला है जी। तो सौरभ जी, एक उत्तराखंड अभी काफ़ी विषम परिस्थितियों से गुजरा है। यहाँ पे भर्ती घोटाले बहुत हुए हैं उत्तराखंड में। सबसे बड़ा मामला हमारी जो एक बहन थी, पहाड़ की बेटी अंकिता जी, तो उसके लेके क्या मतलब कि जो अभी तक इतनी ढीला प्रोसेस चल रहा है हमारे शासन प्रशासन की तरफ से, इस पे कुछ आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे अंकिता वाले मामले? बिल्कुल करना चाहूँगा कैंथुरा जी, और मैंने पहले भी किया है। मैं एक वो कलाकार हूँगा जो बेवाक तरीके से कुलदीप रावत हमारे मित्र हैं, उनके चैनल पे आया था और इस बात पे हर चीज़ में राजनीति हावी होनी बहुत अच्छी बात नहीं है। और जैसे भर्ती घोटाले हुए हैं, जैसे ये हत्याकांड हुआ है अंकिता भंडारी का, ये बहुत ही निंदनीय परिस्थिति है। और ख़ासकर युवाओं के लिए, जो कई युवा मेरे साथ ऐसे हैं, हमारे दोस्तों के भाई हैं, हमारे मित्र हैं, जो न जाने 5-8 सालों से मेहनत कर रहे हैं और दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद कोई ऐसे व्यक्ति बीच में आ जाएं, चाहे वो शासन के लोग हों, चाहे वो यूकेएसएससी के जो कर्मचारी कहूँगा मैं, या जो भी घोटाले में पकड़े गए अभी और जो अभी भी उसमें हैं, या वो राजनीति से जुड़े हुए ऐसे लोग हों, उन कुछ लोगों के वजह से उत्तराखंड कई पीछे चले जाएगा। और जिसके लिए उत्तराखंड जाना जाता था, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, देवभूमि के लिए, देवतुल्य जैसे लोगों के लिए, इसमें भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड पे धब्बा लगता रहेगा और हमारा राज्य पीछे चलता रहेगा। तो जैसे अंकिता के साथ भी हुआ है, उस पर अभी इतने टाइम हो गया, ना कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ हुई, जबकि एक तरफ पूरा उत्तराखंड हो गया था। हर माँ बहन बेटियाँ, हमारे युवा भाई बंद सब रोडों पे थे, पर उसके बाद कुछ अभी तक के ये सौरभ जी, आपको एक हमारी एक कमी नहीं लगती है कि हम उसे जोर शोर से उस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन साथ साथ हम ऐसा महसूस होता है हम थक जाते हैं, थक हार के वापस चले जाते हैं? कैंथुरा जी, थकना भी मैं अपनी अगर दृष्टि से देखूं, थकने का मतलब क्या है, या तो हमारे कानून बड़े सख्त नहीं है, और या तो जिनको कानून चला रहे हैं वो उतनी सख्ती नहीं लेते हैं। अब हत्याकांड हुआ है और बड़ा निंदनीय भी हुआ, जघन्य अपराध है, तमाम लोग रोडों पे थे, तो जो भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, अभी तक के हो जानी चाहिए थी, चाहे वो कारावास हो, अभी तो कारावास में ही है, पर जो लोगों की मांग थी, अब शासन प्रशासन या जो भी कानूनी वो है, वो तो प्रक्रिया अपने प्रोसेस उसके नियम के आधार पे ही चलेंगी, या जो भी सबूत होंगे उसके आधार पे चलेंगी। पर अभी भी फैसला होना है और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पे भी और कानून पे भी कि अंकिता के फेवर में वो डिसीजन आए, या यूके का भी जो घोटाले का हुआ है और तमाम घोटाले जो होते ही हैं, वो उन युवाओं के और सच्चाई के उसमें फैसले में आए। मैं तो सरकार से जुड़े हुए काफ़ी काम करता हूँ, चाहे मैं किसी विभागों के कार्यक्रमों से, मुझे मेरे अच्छे लिंक सारे सभी राजनीतिक दलों से हैं, पर मैं कहता हूँ जहाँ पे कोई अपराधी है, या जिसने अपराध किया है, या जिसने चोरी करी है, या जिसने घोटाला किया है, उसमें वो किसी भी पद का हो, या किसी भी दल का हो, किसी भी तबके का हो, सजा का हमेशा गुनहगार सजा उसको होनी चाहिए, चाहे उसमें मैं हूँ या मेरा कोई अपना हो खास। मैंने अगर कोई जुर्म किया है
तो उसकी सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए। चतुराई एक अलग चीज़ है और जुर्म करना या अपराध करना अलग चीज़ है। आप सौरभ भाई, इसमें भी एक बीच में एक बाढ़ सी आ गई थी जी। अंकिता भंडारी को लेके, जो हमारे गायक हैं, जो उस पर काफ़ी सारे गीत निकलते जी। हैं। इस तरह के गीत से जनता पे क्या प्रभाव पड़ता दिखता है आपको कि इस तरह के काफ़ी सारे गीत निकाले गए अंकिता भंडारी को लेकर? जी। इसे किस तरह ले रहे हैं? बिल्कुल, गीतों का बड़ा माध्यम होता है किसी मुद्दे को उठाने का या किसी बात को रखने का, पर जितने गीत आए मुझे लगता है उन गीतों से कुछ फर्क पड़ा। मतलब न कोई गीत ऐसा हुआ कि उसमें इतनी मार्मिकता हो या ऐसा हो कि एक आक्रोश आ गया। इसमें इसे आप किस तरह लेते हैं? पॉपुलैरिटी का एक माध्यम है या रियल में ये सामने वालों को न्याय दिलाने के माध्यम? आप किस तरह लेते हैं? कैंथोरा जी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं कलाकारी वर्ग से आता हूँ और उस जिस गायक ने गाया है उसकी संवेदना उस टाइम क्या रही होगी उस पर मैं कोई अपनी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं ही गीत निकालता तो मेरी उस टाइम क्या संवेदना है वो मेरे मन के अलावा दुनिया में कोई नहीं जान सकता। ये संवेदना भावना, हाँ देखिए, लोग हमारे पहाड़ की बेटी के लिए एक न्याय दिलाने की मांग के हर किसी ने एक छोटी छोटी कोशिश उसमें ये है कि उसने जिसने गीत निकाला है, जिन भी गायकों ने उन्होंने अपने मार्मिक भाव से ही निकाला है और कहीं ना कहीं क्या इंसाफ ही दिलाने के लिए निकाला है। और उसके पीछे यदि वो तो पूरे दुनिया का एक वो रहा है, नियम रहा है कि उसी जो कोई भी ऐसा अपराध चल रहा है या कोई भी बात उठाना है या जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है उस पर निकालने से लोकप्रियता तो बढ़ती ही है। समाज उसको दूसरी दृष्टि से देखता है जिस गायक ने निकाला है, और वही अगर केंद्र बनता है उसका लोकप्रियता का तो बहुत अच्छी बात है। तो सौरभ भाई, हमने आपके जो फेवरेट, जो आपके पसंदीदा गायक हैं उनकी तो हमने बात कर ली थी जी। साथ में मैं ये भी चाह रहा हूँ, आपके जो हमारी गायिकाएं हैं पहाड़ की, बहुत सारी गायिका हैं, बहुत अच्छी अच्छी गायिका हैं, लेकिन आपकी फेवरेट गायिका कौन है? ये तो बड़ा कठिन सवाल कैंथोरा जी आपने कर दिया, पर आपने सवाल पूछा है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बहुत सारी गायिकाएं हैं उसमें कैंथोरा जी, पर अगर मैं फेवरेट बोलूं, गाते सब बहुत अच्छा है, मैं किसी को आलोचना नहीं करूंगा, पर मीना राणा जी मेरी फेवरेट गायिका है। इस कारण भी मैं बता देता हूँ कि उनकी जो गीत में रिएक्शंस होते हैं, गायकी में अगर आप देखें, या रेंज जिसे कहते हैं हम म्यूज़िक में, कि एक रेंज होती है किसी गायिका की, स्केल जिसे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी दृष्टि में उनसे बेहतर कोई है। बहुत ही बेहतरीन, मैंने भी उनके साथ, मुझे भी गीत गाने के मौके मिले हैं, और आप ये देखेंगे कि उनका व्यवहार बहुत ही सौम्य। कल का बच्चा भी अगर गीत गाएगा जो कलाकारी में कल ही आया है तो वो उसको भी मना नहीं करेंगे। और उत्तराखंड के जो शिखर हैं, चाहे नरेंद्र सिंह नेगी जी हों, चाहे भरतवाण जी हों, चाहे तमाम अभी तक के जो रहे जीत सिंह नेगी जी हों, उन्होंने सबके साथ गीत गाए हैं। और अभी तक के अगर आप किसी गीत को सुनेंगे या किसी बहुत अच्छे जानकार आदमी से भी गीतों की परख कराएंगे तो कहीं पे ना आपको एक्सप्रेशन में कमी मिलेगी, ना आपको सुरों की कहीं पे कमी मिलेगी, ना कहीं पे आपको रेंज की कमी मिलेगी। तो वो बहुत अच्छी गायिका हैं। उसके बाद क्या कहूँ, तमाम गायिकाएं बहुत अच्छी हैं। आदरणीय अनुराधा निराला जी हैं, या कई नई गायिकाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सौरभ भाई, जब देखो आप उत्तराखंड के एक प्राण प्रॉपर्टी है, एक हमारे लोग गायक हैं, अब जो पुराने स्कूल के दिन थे जब आपको लोग नहीं जानते थे, उस लाइफ में और इस लाइफ में आप क्या मिस करते हैं? मिस ये करते हैं कैंथोरा जी, बड़ा मस्त लगता है क्योंकि हर जगह सम्मान मिलता है और कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो हम पहले वो कर सकते थे लेकिन आज के दौर में नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बड़ा अंतर आ जाता है जब हम इसको, अब ऐसा है कि अब लोकप्रियता मिल गई है, लोग हमें दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो हर जगह पे बड़ा सामाजिक रहना पड़ता है। मतलब सामाजिक रहने का मतलब ये है कि ना हम फालतू दोस्तों के साथ ऐसे घूम सकते हैं या किसी भी काम को करेंगे। जैसे मैं पहले बड़े लड़ाकू
प्रवृत्ति का था, अब हम किसी से मतलब ज़्यादा कि आप थोड़ा सा शांत। हाँ, अब थोड़ा सा सौम्यता बनाए रखनी पड़ती है। कई कई जगह गुस्सा भी आ जाता है तो उस गुस्से को भी पीना पड़ता है। तो बस यही थोड़ा अंतर है, और अब अधिक सम्मान मिलता है तो बड़ा अच्छा भी लगता है। सर भाई, एक दौर था कैसेट का, जी, फिर सीडी का दौर आया, आज ऑनलाइन, क्योंकि सभी के पास स्मार्टफोन है, तो यूट्यूब, फेसबुक इसमें। लेकिन आपको दौर कौन सा बेहतर था? जब कैसेट थे हम तो एक गानों को हम 20 बार सुनते थे। जी 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 जी, कैसेट लगाते थे, 20 बार सुनते थे। सीडी में भी वही दौर रहा। जी जी। लेकिन यूट्यूब आया, गाना, कोई भी गाना, मुझे नहीं लगता कि कोई एक से बार दूसरा सुनता होगा। जी जी, बिल्कुल तो सही डीजे में बजे तभी लोगों को सुनाई। कैंतुरा जी, इससे क्या कितना चेंज? आप कैसेट, जी जी, एक वैल्यूएबल डायमंड हुआ करती थी, लोग 20 सालों तक सुनते थे कैसेट जी। तो अब उसमें कितना, गाने में कितना इससे फर्क पड़ता है? कैंतुरा जी, अब मैं सबसे अच्छा माध्यम अभी, क्योंकि हमें माध्यम ही यूट्यूब वाला मिला और हम गायक ही तब बने जब यूट्यूब का ज़माना आया, तो मैं सबसे अच्छा माध्यम अभी यूट्यूब को ही कहूँगा। पर अगर आंतरिक भावना से मैं बताऊं और रेवेन्यू की दृष्टि से बताऊं और गांव के कोने कोने तक पहुंचने वाली अगर बात कहूं तो वो कैसेट में ही थी। कैसेट में क्या होता था, गांव में कंपटीशन होता था। आप कैंतुरा हैं, मैं मैठाणी हूँ, अन्य भट्ट हैं, तो भट्ट ने अगर 5 बजे कैसेट लगा दिया गीत में कि दुबे कुंट बद्री धाम जू भज्ञान और, तो दूसरे दिन मैठाणी की टक्कर ये होती थी कि 4:30 बजे से पहले मैं 4 बजे कोई दूसरा भजन लगा दूँ। तो उससे क्या होता था कि जब वो गीत लगता था तो घर का बूढ़ा भी उस गीत को सुनता था, घर का बच्चा भी उस गीत को सुनता था, घर का युवा भी उस गीत को सुनता था, घर की महिला भी उस गीत को सुनता था। तो वो गीत पूरे गांव का क्षेत्रफल में घूमता था और प्रत्येक व्यक्ति तक वो गीत पहुंचता था। आज सिचुएशन बदल गई है। आज जो गीत हिट होगा या जो जिस पे वो माध्यम है, 15 साल से नीचे के बच्चों पे अधिकतर फोन नहीं है। गाँव की जो परिस्थितियाँ, या पहाड़ में इतना टाइम किसी पे है नहीं अपनी खेती बाड़ी से, या उन पे माध्यम नहीं है। 50 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उन पे भी फ़ोन की सुविधा नहीं है, और उन पे अगर है भी तो उनको उतना ही फंक्शन पता है जितने वो निकाल पाते हैं, और उनके लिए उनके कार्य के जो तो फंक्शन है। इस दौर में अगर देखा जाए तो जो हमारे बुजुर्ग हैं जी, वो हमारे गानों से दूर दूर हो चुके हैं। बिल्कुल है, दूर पे हैं और नहीं, गीत वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। यूट्यूब भी अब कुछ सालों में, इन 4-5 सालों में अगर मैं यूट्यूब की बात भी कहूँ तो यूट्यूब भी व्यवसायीकरण बहुत बड़ा करता है। वो उसी गीत को अधिक प्रमोट भी करता है। जैसे आजकल कई बूस्ट के ऑप्शन हैं, या जो पैसा लगाएगा ऐड पे उसको वो अधिक फैलाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इस माध्यम से बेहतर वो माध्यम था जो कैसेट और सीडी का ज़माना था। और उससे रेवेन्यू भी, जो मैंने अपने बड़ों से सुना है, गायक गायिकाओं से, वो ये कहते थे कि उस टाइम रेवेन्यू बहुत अच्छा था, और रॉयल्टी इनकम का भी कोई प्रोसीजर था। और अगर एक कैसेट 30 या 40 रुपये की है और उसकी बनाने की लागत 8 से 10 रुपये लगती थी, तो ये लगा लीजिए कि कंपनी को भी बहुत फ़ायदा होता था। 30 रुपये का या 20 रुपये का मार्जिन अगर एक कैसेट पे मिलता है तो वो गायक के लिए भी बढ़िया था और वो कंपनी वाले के लिए भी बढ़िया था। आज तो गीत हम भी निकालते हैं, कई लोग निकालते हैं, 100 में से 10 ही गीत या 5 ही गीत मैं कहूँगा जो अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, वरना अधिकतर गीत केवल कैसेट होती थी तो उसमें 7, 8, 10 गीत एक साथ होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पुराने हमारे गायक थे, लोग गायक थे, तो उन्हें पहचान बहुत अच्छी मिलती। आज काफ़ी ऐसे भी सिंगर हैं जिन्हें जी हम नहीं जानते हैं, या लोग नहीं जानते हैं। बुजुर्ग तो इससे पीछे छूट ही चुके हैं, क्योंकि वो यूट्यूब वगैरह में उतना बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं, और उन्हें पता भी नहीं है वो चीज़ है क्या, किस चिड़िया का नाम है यूट्यूब। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ बुजुर्ग हैं जो चलाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके पुराने जब कैसेट लगती थी तो हमारी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग वहाँ आके बैठ जाते थे, गानों को सुनते थे, उन्हें अच्छा लगता था तो दूसरे दिन आके बोलते थे अरे नाती वो लगाते थे। हाँ बिल्कुल। तो उसमें एक अलग फीलिंग थी जो यूट्यूब ने ख़त्म कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। एक पहाड़ी गज़ल पे भी काम कर रहे हैं जिसके शायद आप सीरीज निकालने वाले हैं, और हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि आप जो गज़ल लेके आ रहे हैं उसकी कुछ लाइनें भी आप सुनाएंगे। तो गज़ल के बारे में सर कुछ बताइए। जी कैंतुरा जी,
कई ऐसे लोग भी हैं मतलब जो शब्दों को बहुत सुनना चाहते हैं, जैसे पहले भी बात हुई। तो मैंने एक गज़ल निकाली थी आदरणीय मधुसूदन थपलियाल जी की लिखी हुई, उसे बहुत लोगों ने पसंद किया उस गज़ल को। तो मैं एक पूरी 8 गीतों की एक सीरीज़ निकाल रहा हूँ गज़ल की। तो मैं आपको वो गज़ल सुनाता हूँ जो मैंने निकाली थी। जी जी जी। घर यख बोण वक तुई बता अब रोण कक, घर यख बोण वक तुई बता अब रोण कक, धागुवेगी जिंदगी धागुवेगी, धागुवेगी जिंदगी पर तू जानी शोण कक, घर यख बोण वक तुई बता अब रोण कक, घर यख बोण वक तुई बता अब रोण कक, जवानी भर है सीनी छो उम्र बीती रोण कक। जीवन भर आसानी था, तू ही बता रो कहाँ जाके। जवानी भर है सीनी छो उम्र बीती रोण कक, कस लगी ऊंच प्रीत को, कस का मतलब है धाग लगा है, तेरे प्रेम का तेरी मोहब्बत का दाग लगा है। कस लगी ऊंच प्रीत को बोल मिन युधोण कक, घर यख बोण वक तुई बता अब रोण कक, घर यख बोण वक तुई बता अब रोण कक। बहुत ऐसा गजल। तो सौरभ भाई, आपको शायद शुभकामनाएं जो आपके नए गीत आ रहे हैं, और पूरे जो दर्शक हैं वो आपको बहुत सारा प्यार दें, यूट्यूब पे आपको देखें, और आपकी जो गज़ल सीरीज आ रही है इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारे साथ जो उत्तराखंड के बेस्ट स्टेज परफॉर्मर के तौर पे जाने जाने वाले सौरभ मैठानी भाई थे, उन्होंने कुछ अपनी खट्टी मीठी जो छुई इनकी बचपन की थी, कुछ रह गई होंगी तो हम बहुत जल्द दोबारा सौरभ भाई से मुलाकात करेंगे, क्योंकि एक ही उसमें सारी बातें नहीं आ पाती हैं, थोड़ा थोड़ा करके सारी बातें आएंगी। साथ में सौरभ भाई ने कहा है कि वो जल्द शादी के बाद शादी की खुशखबरी भी आपको देंगे। और मिलते हैं किसी हमारे दूसरे कलाकार, किसी गायक के साथ, खट्टी मीठी छुइयों के साथ। नमस्कार। तेरा चरणों मायो छामी जस का जुंदाल दी दे, तुई छे नंदा मां तुई छे सुनंदा मां, तेरा चरणों मायो छामी जस का जुंदाल दी दे, तू रहंदी मां तू रहंदी मेरी मां, तू रहंदी मां तू रहंदी, ऊंचा पहाड़ों मां शिव जी का गैल मेरी मां, तू रहंदी मां तू रहंदी, तू रहंदी मां तू रहंदी।
ढोल दमाऊ पैटर्न। धन्यवाद। आप लोगों ने सौरभ मैठाणी को तो सुना ही है, उन्हें आप स्टेज पे भी देखते ही हैं, लेकिन साथ में उनके साथ उनके छोटे भाई सचिन मैठाणी बहुत प्यारे तबला वादक हैं, ताले सारी तालों के ज्ञाता भी हैं। तो जब सौरभ भाई से मुलाकात हुई तो सचिन भाई से भी मुलाकात करना बनता है। तो सचिन भाई, कब से आपने जो तबला इसके जो गुर सीखे हैं? हाँ, मैंने 4-5 साल से सीख रहा हूँ। पंडित अजय शंकर मिश्रा जी से मैं ज्ञान ले रहा हूँ और अभी प्रभाकर कर रहा हूँ संगीत में तबले से जी। तो 4-5 साल से। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, सौरभ जी सिंगिंग में हैं, तो आप इंस्ट्रूमेंट में तबले में अपना आगे तबले से ही चलेंगे? हाँ भैया, पहले मैं पढ़ाई करता था ऋषिकेश, तो यहाँ भैया सिंगिंग करते थे, तो मेरे को कहा कि सचिन, अगर तू वहाँ पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के साथ कुछ और भी होना ज़रूरी है। तो वहाँ मैं अब पंकज सुहास जी एक गुरुजी थे, तो वहाँ पूरी पोशाक धोती कुर्ता रहती थी, तो मैं राम झूला मतलब पैदल चल के वहाँ से इसका अध्ययन किया मैंने, तबला वादन का। अच्छा, कभी आपने सिंगिंग गायक बनने की सोची भाई की तरह? हाँ, ऐसा कहते हैं, सभी कहते हैं कि आप भी गाते हैं। एक अध्यापक भी हूँ मैं बलोनी स्कूल में, तो वहाँ सभी बच्चों को तैयार भी कराता हूँ, और कभी कभी ऐसा नहीं है, स्टेज भी मैं करता हूँ, मगर मुझे लगता है कि भाई अच्छा, बहुत अच्छा गाते हैं और फेम है, तो मैं वादन में ही ज़्यादा, आपका इंटरेस्ट जो है वो वादन में ही है। और घर पे पूरे बच्चों को शिक्षा भी देता हूँ, मैं स्कूल में भी देता हूँ। अधिक मैं तबला वादन करता हूँ, प्ले करता हूँ। धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा मुझे।